भाजपा का खौफ दिखा सपा कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा छला, तौकीर रजा खां। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा खां ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि लोग कहते हैं कि आप चुनाव के समय ही एक्टिव होते हैं। साथ ही कहते हैं कि भाजपा व सरकार का विरोध करना है। इस पर कहा कि यह काम सेकुलरिज्म पार्टी करती है। भाजपा और आरएसएस का डर दिखाकर मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही हैं। सरकार का विरोध तब करें जब हमने भाजपा को वोट दिया हो। आज के समय को देखते हुए सरकार की मुखालफत हमारे हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार ने हमारे देश और प्रदेश दोनों को बर्बाद कर दिया है। भुखमरी की कगार पर आम आदमी को खड़ा कर दिया है। पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि यह मनहूस लोगों की सरकार है। यह ना देश के लिए अच्छी है और ना प्रदेश के लिए। भाजपा की पॉलिसी पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि एएससी की स्थापना कांग्रेस और सपा के खिलाफ की है। इन दलों ने हमेशा भाजपा का खौफ दिखाकर मुसलमानों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को छला है। मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर 1 महीने पहले आईएमसी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। सोमवार को दोबारा मंडल की सभी इकाइयों का गठन कर दिया गया है। बीजेपी को टक्कर वो देने जा रहे हैं। अब इस तस्वीर समाज का कोई मतलब नहीं। अरे मुख्यमंत्री कह रहा है, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। योगी जी, अगर आप लोग गौर से इस योगी जी के इस चैलेंज को कबूल करने वाली बात पे खुद अगर गौर से संजीदगी से समझने की कोशिश कर लोगे तो पूरी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। मेरे मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब के बारे में थोड़ा तो बताइए ना कि ओवैसी आ रहे हैं, उन्होंने वो एक सियासी पार्टी है। वो बिहार भी गए, बंगाल भी गए, उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, बाकी पूरे भारत के लिए वो भाषा ठीक नहीं है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का सूबा है, इस सूबे में हैदराबादी भाषा के इस्तेमाल की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है और उससे यहाँ की एकता और अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मैं उन तमाम लोगों की मुखालफत करता हूं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे की राजनीति करते हैं। मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं एकता की राजनीति। अगर वो आपसे गठबंधन की बात करते हैं या कहीं बात आती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, ऐसा है, गठबंधनों का सिलसिला चल रहा है, बातचीत चल रही है और फिलहाल हम बड़ी पार्टियों की तरफ हमारी तवज्जो है, लेकिन हमारा काम चल रहा है तकरीबन 40 छोटी इलाकाई पार्टियों का। मेरा सीधा सवाल है, जो अपने इलाकों में है, तकरीबन 40 पार्टियां। उन 40 पार्टियों में हम सबका स्वागत करते हैं। अगर हमारा अलायंस किसी ऐसी पार्टी तो इंशाल्लाह हम तीसरा एक मोर्चा खड़ी करने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश की सत्ता के इन बेईमानों को बेदखल करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी हुकूमत हमारी ख्वाहिश है, वो बनाने का काम किया जाएगा और इसमें हमारे सहयोग के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत। सरकार 2 बच्चों पे कानून लाने की बात कर रही है, उसमें स्वागत है। ऐसा कानून आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आरएसएस वालों ने आम हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरतें पैदा करने के लिए इस किस्म का प्रचार किया है कि मुसलमान 4 शादियां करता है, 25 बच्चे पैदा करता है। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया है, आप लोगों को तो बाकायदा जासूस होना चाहिए। आप लोग तहकीक करो कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं या हिंदुओं के बच्चे ज्यादा हैं। आरएसएस वालों ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। अक्सर मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है। अक्सर मुसलमान और हिंदू समाज में आप अगर तहकीक करने जाओगे तो 6 से 8 बच्चे। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों के खिलाफ एक कानून लाने वाले हैं। असल में वो कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, असल में वो कानून हिंदुओं को
सरकारी लाभ लेने से वंचित करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को तो सरकारी लाभ मिल ही नहीं रहा है, ना कांग्रेस के शासन में मिला, ना भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलेगा। हिंदुओं को जो सरकारी लाभ मिला करते हैं, 2 बच्चों का कानून लाने के बाद उन हिंदुओं को उन सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र है। किस विषय में मैम आज आपने ज्ञापन दिया? जैसा कि सब जानते हैं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और पिछले 1 साल से वो जेल में बंद हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, जो कि एक कहना चाहिए एक पार्टी के नेता पर, एक कद्दावर नेता होने के नाते उन पर एक कलंक सा है कि वे 1 साल से जेल में हैं और उनके रिहाई का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। सारे मुकदमे उन पर लगे हुए हैं और मुकदमे भी कैसे लगे हैं कि बकरी चोरी जैसे मुकदमे उन पर लगाए गए हैं। और सारी जो प्रक्रिया है, जो वकील हैं, जो मुकदमों का जो तरीक़ा होता है कि एक गंभीर मुकदमा जिस पर लगा होता है, गंभीर धाराओं में दर्ज होता है, उसकी भी रिहाई हो जाती है, उसका भी किसी तरह से ज़मानत हो जाती है, पैरोल मिल जाता है, जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर को मिल जाता है। लेकिन आजम खान साहब का गुनाह इतना बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी बनाना इतना उनके लिए एक सज़ा बन गई कि वो जेल से निकलने में यानी ज़मानत पाने में भी असमर्थ हो गए। और सबसे जो बड़ी बात है वो मैं कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो हमारे अखिलेश जी हैं और जो शिवपाल यादव हैं और मुलायम सिंह जी हैं, वो योगी जी के साथ वार्ता करते हैं, चाय पर बैठते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं करते। शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक बलि का बकरा दे दिया गया कि आप इसको हलाल कर लीजिए और हमारी जान छोड़ दीजिए। मैम आज जो आपने ज्ञापन दिया है, इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज आगे आपका? देखिए, कार्यवाही तो नामुमकिन सी लग रही है, क्योंकि सारे वकीलों का जो ताकत है वो उन्होंने सबने झोंक दी होगी अपनी। लेकिन सरकारी आदेश है तो न्यायालय भी मेरे ख्याल से नतमस्तक हो गए हैं सरकारी आदेश के कि उनको पैरोल या ज़मानत या किसी भी तरह की जो आराम है वो उनको नहीं मिल रही है। तो मेरा एक ज्ञापन इसमें क्या करेगा ये तो मुझे मालूम है कि ज्ञापन कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरी साथ ही योगी जी से भी बहुत अपील है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सीएम के साथ साथ एक मंदिर के महंत भी हैं और आप एक धर्म का प्रतीक भी हैं, तो आपके स्वभाव में जो ये रौद्रपन है वो नहीं होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा होगा कि क्षमादान आप दें, आपको अगर कोई बदला लेना है तो उसको फिर कभी लें, फिलहाल उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें रिहा किया। मैम अगर उनकी रिहाई नहीं हुई तो आप आगे क्या आंदोलन करेंगे? अभी ये एक शुरुआत है, दूसरा ज्ञापन होगा, फिर तीसरा ज्ञापन होगा, फिर रामपुर जाके भी कुछ होगा और उसके बाद अगर हमारे सदस्य हमारा साथ देंगे तो हम भी चाहेंगे कि हमको भी ऐसे ही जेल भरो आंदोलन में शामिल कर लिया जाए और हम भी जेल में चले जाएं। फकीर सिंह कन्या ने किया उप जिला अधिकारी का घेराव। आपको बताते चले कि उप जिला अधिकारी का घेराव करने पहुंचे फकीर सिंह कन्या, जिनके साथ एक बड़ा जनसैलाब देखा गया। वहीं उपस्थित फकीर सिंह कन्या ने बताया कि हम गरीबी फैलाने वाले हर एक अधिकारी और नेताओं का विरोध करते हैं, गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। सिक्कुल सितारगंज के अंदर फैक्ट्रियों में जिस किसी व्यक्ति को लगाया जाता है वह ठेकेदारी प्रथा के अंदर ही अधिकतर लगते हैं, जबकि जियो के अनुसार 70% व्यक्ति सितारगंज स्थायी होना चाहिए। महंगाई खत्म करे यह सरकार, इन सारी समस्याओं को लेकर के फकीर सिंह कन्या ने उप जिला अधिकारी का घेराव कर एक ज्ञापन भी सौंपा। फकीर सिंह कन्या ने बताया, अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो हम दोबारा फिर घेराव करेंगे। नीचे थोड़ा अरे यार वो है अभी हाथ क्या कर रहे हैं यार थोड़ा पीछे हट के ले लो ना। दीपक लो, मैं ले रहा हूँ, तुम पकड़ो यार। अमर भाई हाँ लो लो। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अभी डोली अंगड़ाई है, अभी डोली अंगड़ाई है। अरे बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। डोली अंगड़ाई है, आगे हाँ भाई साहब, अब एक मिनट रुक जाना।
नाना मता तहसील की घोषणा करी है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 50-60 हज़ार जनसंख्या है। लगभग रकबा भी शक्ति फार्म और सितारगंज बराबर है। सितारगंज और नाना मता का जनसंख्या भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। मेरा शासन से, सरकार से अनुरोध है कि नाना मता की तर्ज में वहाँ के लोगों की समस्या को सुनने के लिए क्या वहाँ उप तहसील नहीं बननी चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। मैंने एसडीएम महोदय के द्वारा आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में एक शासनादेश है, यदि एक तहसील में 2 नगर पालिकाएं होती हैं तो पूर्ति निरीक्षक दोनों नगर पालिकाओं में बराबर दिन बैठेंगे, 3-3 दिन उनकी हाजिरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पूर्ति निरीक्षक आज तक इस शक्ति फार्म की तरफ कभी झांकने को नहीं गए, इसी सितारगंज में बैठे रहे। लोगों को इस समय, ये माताओं को, ये बहनों को, ये भाइयों को, ये युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को शक्ति फार्म में बड़ी समस्या है राशन की। हमारे इस सितारगंज क्षेत्र में भी समस्या है राशन की। तो मेरा आग्रह है शासन से, सरकार से कि एक निरीक्षक शक्ति फार्म में भी पूर्ति निरीक्षक बैठना चाहिए, जो कि वहाँ की समस्या को सुन सके, वहाँ की समस्या का समाधान कर सके, जो कि कहीं दूसरी जगह दिमाग लगा के उलझा न सके। इसीलिए मेरी मांग है कि एक पूर्ति निरीक्षक को शक्ति फार्म में भी नियुक्त किया जाए। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी लोगों को एक अंदर आगाह करने का समय आ गया है। लोगों के अंदर दर्द है। ये मेरे युवा साथी सब बेरोजगार हैं। बेरोजगार है अपने कर्मों से नहीं, सरकार के कर्मों से हैं। अगर सरकार ने 70% आरक्षण दिया तो उद्योगपति से पूछना चाहिए, तो यहाँ से पैसे की पोटली बना के ले जा रहा है तो मेरे स्थानीय लोगों को कितना रोजगार दिया। अरे भाई, रोजगार देने का उनकी जिम्मेदारी बनती है, शासनादेश है। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी राजनेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और फैक्ट्री अपना काम करती चली गई। मेरे युवा साथी को, ठेकेदारों को अंदर डाल दिया है। ठेकेदारों को अंदर रखने के बाद जितना भी काम होता है वो ठेकेदार लूट लेता है। लोगों को 5-6 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। जबकि किसी भी फैक्ट्री में अगर लड़का रोजगार करेगा तो उसका ESI होगा, उसका PF होगा। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ESI उसका इलाज कराएगी। घर में कोई शादी विवाह, कोई मोटरसाइकिल, परिवार में कोई दुख तकलीफ होती है तो अपना फंड PF निकाल के वो आदमी इसकी पूर्ति कर सकता है। आज तक हमारे लड़कों को 70% आरक्षण नहीं मिला है। अगर मैंने एसडीएम महोदय से आग्रह किया है कि आप कल अपना आदेश करिए, अगर 1 महीने के अंदर अगर ये पूर्ति नहीं होती है तो मैं चक्का जाम कर दूंगा, सिटकुल का घेराव करूंगा।